हम तमाम वैल्यूज की इक्विवेलेंट वर्थ प्रेजेंट में निकाल लेते हैं, और फ्यूचर वर्थ में हम तमाम वैल्यूज की तमाम जो भी हमारे कैश आउटफ्लो है उसकी फ्यूचर वर्थ निकालते हैं, वो वैल्यूज जो कि फ्यूचर में होंगी, सिवाय उसके जो ऑलरेडी फ्यूचर में गिवन होते हैं। जस्ट टू सम क्विकली सम अप दिस आइडिया, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट गिवन होती है दैट इज यूजुअली प्रेजेंट वर्थ, ठीक है। जो एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है दिस इज द एनुअल वर्थ, ठीक। जो भी हमारी कॉस्ट हर साल अकर हो रही होती है ये एनुअल वर्थ में आती है। और जो लास्ट वैल्यू गिवन होती है एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ, दिस इज द जैसे कि सैलवेज वैल्यू, वो हमारी फ्यूचर वर्थ होती है। तो जब हम फ्यूचर वर्थ एनालिसिस करेंगे तो सैलवेज वैल्यू को हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, सिर्फ जो कि एनुअल कॉस्ट होती है वो, और जो इनिशियल कॉस्ट होती है फर्स्ट कॉस्ट जो कि प्रेजेंट में होती है, इन दोनों को हम ले जाएंगे फ्यूचर में, ठीक है। तो ये जनरल आइडिया है। जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो दोनों वैल्यूज को हम प्रेजेंट में ले आते हैं, जब हम फ्यूचर की बात करेंगे तो द रिमेनिंग टू वैल्यूज विल इक्विवेलेंट विल बी कैलकुलेटेड इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये बात, ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि ये होगा किस तरह। एग्जैक्टली वही प्रोसीजर है जो कि प्रेजेंट के लिए है। मस्ट कंपेयर ऑल्टरनेटिव्स फॉर इक्वल सर्विस। इक्वल सर्विस रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी। कैसे फुलफिल होती है इक्वल सर्विस? या तो एलसीएम मेथड है या स्टडी पीरियड स्पेसिफाई होना चाहिए। ये दो ही चीजें हैं हमारे पास, टू वेज टू कंपेयर इक्वल सर्विसेज। आवाज आ रही है ना भाई सबके पास? हेलो, आवाज सबको आ रही है मेरी? अच्छा, ठीक है। अच्छा, स्पेसिफाइड या तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेते हैं हम लाइफ्स का, एलसीएम जिसे कहते हैं, और या फिर हमारा स्टडी पीरियड स्पेसिफाई होता है। द एलसीएम प्रोसीजर इज यूज्ड अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। तो डिफॉल्ट प्रोसीजर इसमें क्या है हमारा? एलसीएम। अगर जब तक के स्टडी पीरियड गिवन नहीं है हम एलसीएम ही पे स्टिक रहेंगे, ठीक है। अब ये एक फॉरवर्ड फ्यूचर वर्थ की एक एग्जांपल है, फ्यूचर वर्थ ऑफ डिफरेंट लाइफ ऑल्टरनेटिव्स। कंपेयर द मशीन्स बिलो यूजिंग फ्यूचर वर्थ एनालिसिस एट i इज इक्वल टू 10% पर ईयर, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट कॉस्ट गिवन है, एनुअल कॉस्ट गिवन है, सैल्वेज वैल्यू गिवन है दोनों ऑप्शंस के लिए, और लाइफ इन ईयर्स, यूजफुल लाइफ, ठीक है। तो मशीन ए की यूजफुल लाइफ जो है वो 3 इयर्स है और मशीन बी की यूजफुल लाइफ 6 इयर्स है। तो ऑब्वियसली अगर हम इनका एलसीएम लें तो क्या आएगा? 6 3 जा, हाँ भाई, एलसीएम क्या आएगा इसका? 6, ठीक है। तो मैक्सिमम जो हमें लेना पड़ेगा वो दोनों को 6 इयर्स लेने पड़ेंगे। तो जो मशीन बी है उसका तो एक ही लाइफ साइकिल होगा, जबकि मशीन ए के 2 लाइफ साइकिल 6 इयर्स में आ सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर वर्थ एनालिसिस फॉर मशीन ए, initial cost minus 20,000 F over P, 9,000 is this annual cost, so minus 9,000, ये जो minus 9,000 है ये एनुअल में है तो इसको हम फ्यूचर में लेके जाएंगे F over A से। अच्छा, इसके बाद देखो ये जो है minus 16,000, ये minus 16,000 कैसे आ रहा है? minus 20,000 और इसकी सैल्वेज वैल्यू है plus 4,000, ठीक है। तो जब minus 20 और plus 4 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा minus 16, क्योंकि एट द एंड ऑफ फर्स्ट लाइफ साइकिल जो हमारी इनिशियल कॉस्ट है वो रिपीट हो जाती है। तो इसमें नंबर ऑफ इयर्स देखो 3 हैं, तो ये जो है ये एट द एंड ऑफ, अगर इसकी कैश फ्लो डायग्राम ड्रॉ करो तो उससे ये बात क्लियर हो जाएगी कि एट द एंड ऑफ फर्स्ट लाइफ साइकिल यानी कि तीसरे साल minus 20,000 री इन्वेस्ट हो जाएंगी और 4,000 जो है वो उसकी फर्स्ट लाइफ साइकिल की सैल्वेज वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये नेट इसकी आ जाएगी minus 16,000। उसके बाद देखो plus 4,000, ये एट द एंड ऑफ 6 इयर्स इसकी सैल्वेज वैल्यू है। तो द आंसर इज minus 122
168। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। मशीन बी -30,000, एफ ओवर पी से हम इसकी फ्यूचर वर्थ निकाल लेंगे आफ्टर 6 ईयर्स। देन -7,000 जो कि उसकी एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट है, एओसी, तो ये एफ ओवर ए के फार्मूले से निकाल लेंगे। देन वी हैव द सैल्वेज वैल्यू व्हिच इज 6,000 एट द एंड ऑफ द 6th ईयर। तो इसके अंदर क्योंकि एक ही लाइफ साइकिल इन्वॉल्व हो रहा है तो हम मजीद इसको री इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। द आंसर इज -101। तो ऑब्वियसली सिलेक्ट बी, क्योंकि उसकी जो फ्यूचर वर्थ है दैट इज न्यूमेरिकली लार्जर। अच्छा, अब इसमें देखने वाली बात ये है कि प्रेजेंट वर्थ और फ्यूचर वर्थ मेथड दोनों का आंसर एक ही निकलता है। PW and FW methods will always result in the same selection। ठीक है, डिफरेंस आ सकता है अगर आपने एलसीएम अप्रोच की जगह स्टडी पीरियड अप्रोच यूज किया। अब अगर यही हम एग्जांपल लें और 2 इयर्स के लिए कैलकुलेट करें, लेट्स से हमारा स्टडी पीरियड 2 इयर्स का है और सैल्वेज वैल्यू रिमेन्स द सेम फॉर आर्गुमेंट सेक। ठीक है, तो हमारा जो सिलेक्शन है तो चेंज हो सकता है क्योंकि हमारी अप्रोच स्टडी पीरियड के हवाले से चेंज हो गई है। बट अगर एलसीएम अप्रोच यूज कर रहे हैं तो रिगार्डलेस कि हम प्रेजेंट वर्थ एनालिसिस यूज करें या फ्यूचर वर्थ एनालिसिस करें, इट रिजल्ट्स इन द सेम सिलेक्शन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबके? ठीक है, तो ये दो चीजें थी। कैपिटलाइज्ड कॉस्ट हमने छोड़ दिया था। देन वी हैव समरी ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। प्रेजेंट वर्थ मेथड कन्वर्ट्स ऑल कैश फ्लोज टू प्रेजेंट वैल्यू at MARR, minimum attractive rate of return. Alternatives can be mutually exclusive or independent। ठीक है, ये हमने शुरू में बात की थी। कैश फ्लो एस्टिमेट्स कैन बी फॉर रेवेन्यू और कॉस्ट अल्टरनेटिव्स। कैश फ्लो अल्टरनेटिव्स जो होंगे या तो वो रेवेन्यू बेस्ड होंगे या कॉस्ट बेस्ड होंगे। प्रेजेंट वर्थ कंपैरिजन मस्ट ऑलवेज बी मेड फॉर इक्वल सर्विस। जब भी हम प्रेजेंट वर्थ या फ्यूचर वर्थ की बात करते हैं, इट हैज टू बी इक्वल सर्विस, इट हैज टू फुलफिल इक्वल सर्विस क्राइटेरिया। ठीक है, equal service is achieved by using LCM or study period। So that's all for this one। Now we move to the book। मैं बुक शेयर करता हूं, अगर किसी के पास शेयर नहीं हो रही तो प्लीज ओपन चैप्टर नंबर 6, एनुअल वर्थ एनालिसिस। ठीक है, प्रेजेंट वर्थ में हमने काफी क्वेश्चन किए। फ्यूचर वर्थ क्योंकि सिमिलर है तो इसमें सिर्फ हमने 2 ही क्वेश्चन किए हैं। गो ऑन। ये किसका प्रेजेंट वर्थ है, फ्यूचर वर्थ है? अच्छा ठीक है, मैं आई विल कम बैक टू दैट। Sorry, what was the page number? 138। Is it 138? अच्छा, ये एक ही क्वेश्चन हमने शायद फ्यूचर वर्थ में किया था। दैट्स द ओनली क्वेश्चन। इज क्वाइट गुड वन। इसमें क्या समझ में नहीं आया सेटअप। हमने फ्यूचर वर्थ कैलकुलेट की थी 3 रिलेशन 3 इयर्स, क्योंकि वो 3 साल के बाद उस कंपनी को बेचना था। ऑफर मिल रही थी कि वो बेच सकें या ना बेच सकें। अगर जो मिनिमम अट्रैक्टिव रिटर्न है वो एक्सीड कर रहा है या मीट कर रहा है तो वो मिलते हैं कि उसको बेच देना चाहिए। ठीक है, तो इसकी एज फार एज आई रिमेंबर इनिशियल इन्वेस्टमेंट -75,000 थी
और 10 मिलियन का लॉस था हर साल। उसके बाद नेट कैश फ्लो इंक्रीज हुआ था +5 मिलियन पर ईयर। ये ग्रेडियंट हर साल 5 मिलियन का इंक्रीज हुआ था, -10,000 का लॉस, -10 मिलियन का लॉस तो था ही था। अगर हम इसकी कैश फ्लो डायग्राम देखें तो 0 के ऊपर t इक्वल टू 0 के ऊपर 75 मिलियन की इन्वेस्टमेंट थी। हाँ कनेक्टिविटी इशू था। Anyway, सर आवाज नहीं आ रही आपकी सर। कैश फ्लो डायग्राम हो गया तो इसलिए आवाज नहीं आ रही थी, आवाज आएगी सर अभी भी बहुत हैंग हो रही है आवाज। इसलिए हम कैश फ्लो डायग्राम पेज नंबर 138 पे देख लो, जिसको दोबारा समझना है। तो इसमें बेसिकली ग्रेडियंट था 5 मिलियन का और -10 मिलियन का लॉस था। तो अब पहले साल क्योंकि कैश फ्लो या रेवेन्यू शो नहीं हुआ, तो जो -10 मिलियन का लॉस है ये अपनी जगह पे इन्होंने शो किया हुआ है। सेकेंड ईयर पे क्योंकि 5 मिलियन का कैश फ्लो है, तो वो 5 -10 +5 जो है ये -5 हो गया। ठीक है, 30 साल पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि जो -10 मिलियन है और उस साल +10 मिलियन का रेवेन्यू हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, यानी कि पे पहुंच जाएंगे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। अब थर्ड ईयर के ऊपर एक कंपनी है जो 159.5 मिलियन ऑफर कर रही है। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करनी थी कि क्या मिनिमम अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से हमारी जो फ्यूचर वर्थ है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो व्हेन वी कैलकुलेटेड तो ये -8.86 मिलियन का लॉस था। So the answer is no, the MAR of 25% will not be realized if even 9.5 million offer is accepted. कम से कम भी इसमें हम 9 मिलियन और ऐड करें तो ये 168 मिलियन पे हमें मार जो है वो रिकवर होगा, मीट होगा। ठीक है, और इसके बाद हमने पार्ट बी में 5 इयर्स स्टडी पीरियड के हिसाब से कैलकुलेट किया था। तो अगर हम 5 ईयर के लिए करें तो जो फ्यूचर वर्थ वो आ रही है -246.81 मिलियन। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। बिल्कुल सही, हाँ। तो फ्यूचर वर्थ और प्रेजेंट वर्थ दोनों में क्राइटेरिया ये है कि मार उसी वक्त मीट होता है या एक्सीड करता है जबकि 0 आए फ्यूचर वर्थ या एनुअल वर्थ, या 0 से पॉजिटिव है। अगर 0 से कम है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एस्टिमेट है वो कॉस्ट उसमें ज्यादा है, जब तो वो माइनस में आ रहा है। कॉस्ट हम बेसिकली जब एनालिसिस करते हैं तो क्या करते हैं, कॉस्ट माइनस में रखते हैं और जो है यानी कि रेवेन्यू जो है वो प्लस में रखते हैं। ठीक है, अगर तो रेवेन्यू बेस्ड है और अगर है ही कॉस्ट बेस्ड तो भी वो 0 आना चाहिए, तो हमारा मार्क मीट होगा। ठीक, तो इसमें इस एग्जांपल में ऑब्वियसली नहीं हो रहा। अब हम चैप्टर नंबर 6 की तरफ आते हैं, एनुअल वर्थ एनालिसिस। अच्छा, एनुअल वर्थ एनालिसिस इज द इजीएस्ट ऑफ द थ्री। ठीक है, इसको समझना एक
कॉन्सेप्चुअल है, इट्स डिफिकल्ट, बट once you realize कि ये करना क्या है, तो इट इज मच इजियर देन प्रेजेंट वर्ब और फ्यूचर वर्ब। क्यों? क्योंकि इसमें यू डोंट हैव टू टेक एलसीएम अप्रोच। आपको सिर्फ पेज नंबर 1, advantages and uses of annual work। सर आपकी कट रही है। सर आवाज नहीं आ रही। डॉलर्स रही है। The annual value has the same interpretation as A, and thus far is the economic value of PW and FW values at the mark for any year. All three can be easily be determined from each other by relation। अच्छा, ये रिलेशनशिप जो है AW के लिए PW and FW, they all can be interchanged। अगर प्रेजेंट वर्ब में वैल्यू है तो उसको एनुअल वर्ब में किया जा सकता है, अगर फ्यूचर वर्ब में वैल्यू है तो उसको इस वर्ब से एनुअल वर्ब में किया जा सकता है चेंज। बेसिकली क्या है कि हम तमाम वैल्यूज को एनुअल इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसकी एनुअल वर्ब कहेंगे कि अगर हमें एक बॉडी वैल्यू 151 चैप्टर 6 अगर हम ये कहें कि प्रेजेंट जो इनिशियल कॉस्ट है वो ये है और सैलवेज वैल्यू जो कि फ्यूचर में है वो ये है, ठीक है, और एक एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो भी गिवन है। अब इन तीनों वैल्यूज को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लें हर साल की एनुअल वैल्यू में, तो ये हम कर सकते हैं थ्रू द फार्मूला, ठीक है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी है जो कि प्रेजेंट में होती है, उसको हम जैसे हमारा जो फर्स्ट लाइफ साइकिल है वो 10 साल का है, उसको हम 10 हिस्सों में तोड़ लेंगे। अगर हम उसको हर साल कितनी इन्वेस्टमेंट करें तो वो इसके बराबर होगी, ठीक। तो ये हम कर सकते हैं। इसी तरह सैलवेज वैल्यू जो फ्यूचर में पिछले 10 सालों में हम तोड़ लें कि हर साल उसमें से हम कितनी वैल्यू हम इन्वेस्ट करें तो मिल जाएगी, ठीक। तो ये हम कर सकते हैं। तो इस प्रोसीजर का, इस प्रोसेस का नाम है एनुअल वर्क एनालिसिस। बेसिकली हम तमाम वैल्यूज को सालाना की बुनियाद के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इट्स नॉट एग्जैक्टली डिवीजन, ये नहीं है कि हर चीज को हम 10 से डिवाइड कर लें। क्यों? क्योंकि उसमें मार इन्वॉल्व हो रहा है, तो हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये करते हैं।
The n in the factor is the number of years for equal service comparison. This is the LCM or the stated study period of the present worth or future worth analysis. बेसिकली जब हम ऑल्टरनेटिव सिलेक्शन बात करते हैं तो एक चीज आती है इक्वल सर्विस कंपैरिजन। तमाम ऑल्टरनेटिव्स को हम इक्वल सर्विस की बुनियाद पे एनालाइज क्राइटेरिया को फुलफिल करना जरूरी है। बट बेसिकली ये अजम्पशन है कि एलसीएम ये काम करेगा, जो भी ऑप्शन है ऑल्टरनेटिव वो काम करेगा, मगर उसको हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे प्रेजेंट वर्ब हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा? ओनली द फर्स्ट लाइफ साइकिल। So we need to know what LCM is, but calculation when all cash flow estimates are converted and AWS to this मेरा कनेक्टिविटी तो समझ नहीं हो रहा सर, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, बहुत अटक अटक के आ रही है आवाज। सही। तो हेलो हेलो सर। अब सही आ रही है? चलो नहीं सर, कट रही है। कट के सर इंटरप्ट हो रही है। राइट। तो अब इसमें क्या बात हो रही थी? When all cash flow estimates are converted to annual worth value, this value applies to every year of the life cycle and for each additional life cycle. जब हम अपनी तमाम वैल्यूज को एनुअल वर्थ में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो वैल्यू जो है वो एवरी ईयर पर अप्लाई होती है, हर लाइफ साइकिल पे, और जितने भी आने वाले मजीद लाइफ साइकिल हैं फॉर द एलसीएम पीरियड उन सब के ऊपर अप्लाई होती है और सेम रहती है।
उस वैल्यू में, एनुअल वर्थ की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, अगर एक लाइफ साइकिल है तो भी उसकी वैल्यू वही है फॉर द 10 ईयर्स कॉन्जिक्यूटिव, और अगर आगे 5 लाइफ साइकिल और हैं 10-10 साल के, तो उन तमाम पर वो एग्जैक्टली सेम अप्लाई होगी। ठीक है, the annual worth method offers the prime computational and interpretation advantage because the annual worth value needs to be calculated for only one life cycle. The annual worth value determined over the one life cycle is the annual worth for all future life cycles. जो एक लाइफ साइकिल की एनुअल वर्थ वैल्यू होगी वो तमाम फ्यूचर लाइफ साइकिल्स की वही रहेगी। Therefore, it is not necessary to use the LCM of lives to satisfy the equal service requirement. चाहे हम जो है वो LCM यूजफुल लाइफ का नहीं ले रहे इसमें। As with the present worth method, there are three fundamental assumptions of the annual worth method that should be understood. Assumptions की क्या है? When alternatives being compared have different lives, the annual worth method makes assumptions that number one, the services provided are needed for at least the LCM of the lives of the alternative. ठीक है, फर्स्ट assumption ये है कि जो भी सर्विसेज प्रोवाइडेड हैं उनकी जरूरत तमाम LCM पीरियड के दौरान रहेगी तमाम अल्टरनेटिव की। नंबर टू, द सिलेक्टेड अल्टरनेटिव्स विल बी रिपीटेड for succeeding life cycles in exactly the same manner as for the first life cycle. जो भी सिलेक्टेड अल्टरनेटिव है वो रिपीट होगा तमाम लाइफ साइकिल पे एग्जैक्टली इन द सेम मैनर जैसे कि वो पहले लाइफ साइकिल में था। Number three, all cash flows will have the same estimated value in every life cycle. तमाम cash flows की वही सेम वैल्यू रहेगी तमाम लाइफ साइकिल में, पहले में वही आगे में रहेगी। In practice, no assumption is precisely correct. If in a particular evaluation the first two assumptions are not reasonable, a study period must be established for analysis. अगर first two assumption fulfill नहीं हो रही हैं तो फिर हम study period establish करते हैं। Now we move on to example 6.1, page number 152. अच्छा, ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, देख लो इसको अच्छे से। इन एग्जाम्पल 5.3 हमने लास्ट लेक्चर से पहले की, ठीक है? प्रॉपर नहीं आ रही बेटा, पेज नंबर 152 ओपन करो बुक का, पेज नंबर 152, एग्जाम्पल 6.1, प्लीज गो थ्रू इट। मेरे पास तो सही आ रही है सबकी आवाज। एग्जाम्पल 6.1। सर आपकी आवाज बीच बीच में इंटरप्ट हो रही है। यस सर, बहुत हो रही है। अच्छा, यस सर, बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर नहीं आ रही आवाज। तुम लोगों ने सबने माइक भी तो खोल रखे हैं, दैट्स अनदर इशू। चलो मैं सबके माइक बंद कर रहा हूँ, जिसको बात करनी है उससे वो माइक खोले और बाकी सबके बंद रहेंगे। आप देखो प्लीज लेट मी नो, कोई क्वालिटी पे फर्क पड़ा? इज इट बेटर नाउ? Right. Example 6.1, page number 152. Please open it.
हेलो हेलो, अब आवाज आ रही है भाई? हेलो, जी सर, अभी आवाज आ रही। बेहतर है? जी सर। ठीक है, गुड। यस सर, आ रही है। Right, let me share the page again. पेज शेयर हो रहा है? कोई पेज शेयर हो रहा है तुम लोगों के पास? नो सर। Anyway, चलो कोई बात नहीं, पेज नहीं शेयर हो रहा तो does not matter. पेज नंबर 152, एग्जाम्पल 6.1। ठीक है, गो थ्रू इट क्विकली। ठीक है, इसमें ये जो वैल्यूज हैं ये प्रीवियस एग्जाम्पल से ली गई है। एग्जाम्पल 5.3, नेशनल होम बिल्डर्स इनकॉर्पोरेटेड, जो कि कट एंड फिनिश इक्विपमेंट दो वेंडर से ले रहे थे, वेंडर ए और वेंडर बी। वेंडर ए का 6 इयर्स के लिए था, वेंडर बी का 9 इयर्स के लिए था। हमने प्रेजेंट वर्थ एनालिसिस किया था इसका, एंड वी यूज द एलसीएम व्हिच इज ऑफ 18 इयर्स। नाउ कंसीडर ओनली द ऑप्शन ऑफ वेंडर ए। फिगर 6.1 देख लो। ठीक है, 18 इयर्स का एलसीएम पीरियड है। वेंडर ए के कितने लाइफ साइकिल आ रहे हैं? 6 + 6 + 6। ठीक है, 3 लाइफ साइकिल इसमें वेंडर ए के। That's what we already established. The diagram in figure 6.1 shows the cash flow for all three life cycles. First cost minus 15,000 थी, annual maintenance and operation cost minus 3,500 थी. Then we have salvage value which is 1,000. ठीक, अच्छा, इसमें ऑप्शन बी को हम अभी फिलहाल नजरअंदाज कर देंगे। ऑप्शन बी से कोई कंसर्न नहीं है। वी आर ओनली डीलिंग विद वेंडर ए ऑप्शन only. Demonstrate the equivalence at I is equal to 15% of present worth over 3 life cycles and annual worth over 1 life cycle. ठीक है, हमें equivalence बतानी है किसकी? annual worth over 1 life cycle and present worth over 3 life cycle at I is equal to 15%. In example 5.3, present worth of vendor A was calculated as present worth minus 45,000. ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब एनुअल वर्थ में क्या है कि इसको हम लाइफ साइकिल को हम 3 हिस्सों में हम
तोड़ लेंगे। पहले लाइफ साइकिल में -15,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, 3,500 एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट है इसकी, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, और सैल्वेज वैल्यू जो है वो 1,000 है। ठीक है, तो एक लाइफ साइकिल हमने शो किया, देन वी हैव शोन सेकंड लाइफ साइकिल एंड थर्ड लाइफ साइकिल। ठीक है, इसी तरह हम कैलकुलेट करते हैं। तो अब बेसिकली इससे जो हमने कैलकुलेट की थी तो वो वैल्यू आई थी -45,036 प्रेजेंट वर्थ। हाउ वी डू दिस इन एनुअल वर्थ एनालिसिस। ठीक है, एनुअल वर्थ के लिए हम क्या करेंगे कि तमाम वैल्यूज को हम उनके एनुअल वर्थ वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। -15,000 प्रेजेंट में है तो इसके ऊपर क्या फार्मूला लगेगा, A/P का। तो ओनली फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल, पहले फर्स्ट लाइफ साइकिल, पहले साइकिल में -15,000 इसको कन्वर्ट किया A/P के फैक्टर से, क्योंकि ये प्रेजेंट वर्थ है, प्रेजेंट वैल्यू है उसकी, तो एनुअल वैल्यू में ले जाएंगे इसको, एनुअल वर्थ वैल्यू में। ठीक है, और पहला लाइफ साइकिल जो है वो 6 इयर्स का है, राइट। आवाज आ रही है भाई मेरी? हेलो, आर वी ऑल ओके? यस सर, आ रही है। गुड, ठीक है, क्योंकि Yes, ये sir. बहुत ये समझने का पॉइंट है। इफ यू मिस इट यू विल मिस एवरीथिंग। तो ओनली लाइफ साइकिल जो है, फर्स्ट लाइफ साइकिल जो है वो कितने साल का है, 6 इयर्स का है, नॉट फॉर द होल एलसीएम पीरियड जो कि 18 इयर्स का है। हम सिर्फ कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट लाइफ साइकिल। -15,000 A/P फैक्टर प्लस 1,000, ये क्या है, सैल्वेज वैल्यू, ये फ्यूचर में है तो इसको हम एनुअल में कन्वर्ट करेंगे A/F फैक्टर से। ठीक है, हर जगह जो नंबर ऑफ इयर्स हैं वो 6 हैं, और 3,500, व्हाट इज 3,500, दिस इज द एनुअल वर्थ वैल्यू। ठीक है, ये एनुअल मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन कॉस्ट है, तो ये एज इट इज रहेगी। क्यों? क्योंकि हम एनुअल वर्थ एनालिसिस कर रहे हैं, तो जो भी एनुअल कॉस्ट है वो एज इट इज ही लिखी जाती है। सो द आंसर इज -7,349, यानी कि 7,349। When the same computation is performed on each succeeding life cycle, the annual worth value is -7,349। अगर हम सेकेंड लाइफ साइकिल के लिए भी ये चीज कैलकुलेट करें, थर्ड लाइफ साइकिल के लिए भी ये चीज कैलकुलेट करें, तो आंसर रिमेन्स द सेम। आंसर में कोई तब्दीली नहीं होगी। फर्स्ट जो वैल्यू फर्स्ट लाइफ साइकिल के लिए होगी वही सेकंड के लिए होगी, वही थर्ड के लिए होगी। अब नाउ व्हाट वी डू, प्रेजेंट वर्थ हमने कैलकुलेट की भी है, जो कि -45,000 प्रीवियस क्वेश्चन से थी, -45,036। अब इस प्रेजेंट वर्थ को, जो कि कितने सालों के लिए, एलसीएम पीरियड क्या था इसका, ये जो -45,000 है ये कितने सालों के लिए कैलकुलेट की थी हमने। अगर चेक करना है तो पिछले चैप्टर में जाके एग्जाम्पल 5.3 चेक कर लो, ताकि ये पॉइंट समझ में आ जाए। जब तक ये पॉइंट समझ में नहीं आएगा मैं आगे नहीं चलूंगा। ओके, तो ये -45,000 कितने सालों के लिए है, फॉर द होल एलसीएम पीरियड, और एलसीएम पीरियड हमारा क्या है, क्या है, 18 ईयर। ठीक है, तो अब अगर हम एनुअल वर्थ का फार्मूला लगाएं इस प्रेजेंट वर्थ को एनुअल वर्थ में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये मैं हाईलाइट करता हूं, तुम लोगों को नजर आ जाएगा। -45,036 जो कि प्रेजेंट वर्थ है, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं एनुअल वर्थ में। A/P फैक्टर लगाएंगे, मार वही रहेगा 15%, जबकि नंबर ऑफ इयर्स यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे 18। अब जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो वी विल गेट द सेम आंसर जो हमने पहले लाइफ साइकिल के लिए कैलकुलेट किया था, -7,349। तो इससे ये इन दोनों में रिलेशनशिप डेवलप हो गया। क्या है, कैसे रिलेट कर रहे हैं हम इसको, कि जो फर्स्ट लाइफ साइकिल की जो वैल्यू कैलकुलेट की थी वही तीनों लाइफ साइकिल की वैल्यू है फॉर द होल एलसीएम पीरियड। और अगर हम आगे चलते चले जाएं 5, 6, 8, 10 जितने भी लाइफ साइकिल हम फ्यूचर के हम इसमें कंसीडर करेंगे, ये वैल्यू रिमेन्स द सेम एनुअल वर्थ की। The one life cycle annual worth value and the annual worth value based on 18 years are equal। ठीक है, दोनों वैल्यूज इक्वल हैं। समझ में आ गई बात? So this is the advantage of annual worth analysis। आपको इसमें
एलसीएम पीरियड के लिए कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ पहले लाइफ साइकिल के लिए कैलकुलेट करते हैं। हाँ, इस पे कोई फैक्टर अप्लाई नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, इसका जवाब मैं तुम लोगों से जानना चाहता हूँ, क्यों नहीं हो रहा इसके ऊपर। ये जो -3500 है, ये क्या है, एनुअल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, ONM या MNO, क्या लिखा हुआ है? तो ये जो वैल्यू है ये ऑलरेडी एनुअल वर्थ गिवन है आपके, राइट? तो जो चीज, अगर हम जो भी एनालिसिस कर रहे हैं, अगर हम फ्यूचर वर्थ एनालिसिस कर रहे हैं तो सैल्वेज वैल्यू एज इट इज एंटर हो जाएगी, क्योंकि वो फ्यूचर वैल्यू है। अगर हम प्रेजेंट वर्थ एनालिसिस कर रहे हैं तो इनिशियल कॉस्ट एज इट इज एंटर हो जाएगी, क्योंकि हम वो ऑलरेडी प्रेजेंट में ही गिवन है। जो इनिशियल कॉस्ट है वो t इज इक्वल टू 0 पे ही गिवन है, तो उसको हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह एनुअल वर्थ एनालिसिस में जो एनुअल कॉस्ट है, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन कॉस्ट, जो कि एनुअली गिवन है, वो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, समझ में आ गया ये पॉइंट? आगे चलें। कैपिटल रिकवरी, calculation of capital recovery and annual worth values. An alternative should have the following cash flow estimates. कौन कौन से हो सकते हैं? Initial investment P, salvage value S and annual amount A। ठीक है, ये तीन ही होते हैं, जिसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट में होगी, सैल्वेज वैल्यू फ्यूचर में होगी, और एनुअल अमाउंट जो होगी वो एनुअल में होगी। Initial investment P, this is the total first cost of all assets and services required to initiate the alternative. When portion of this investment take place over several years, their present worth is an equivalent initial investment. Use this amount as P. Salvage value S, this is the terminal estimated value of assets at the end of their useful life. Terminal estimated value. Same page बेटा, same page में आगे continue कर रहे हैं हम। 153 से पहले 152 पे था, 153। This is the terminal estimated value of assets at the end of their useful life. The S is 0 if no salvage is anticipated. S is negative when it will cost money to dispose of the asset. अगर asset को dispose of करने के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, rather than कि वो बिक जाए और कुछ पैसे दे दे, बल्कि उसको हटाने के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, तो S की वैल्यू फिर नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि वो एक कॉस्ट में आ जाएगा। सिर्फ उस सूरत में पॉजिटिव है कि जब वो बिकेगा और कुछ पैसे आपको दे जाएगा while disposing of. For study period shorter than the useful life, S is the estimated market value or trade-in value at the end of the study period. अगर स्टडी पीरियड यूजफुल से कम है तो S क्या होगा? एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू हो गई एसेट की। Then we have annual amount.
this is the equivalent amount, annual amount cost only for cost alternative costs and receipts for revenue alternative. ये जो है वो इक्विवेलेंट एनुअल अमाउंट होता है। अगर कॉस्ट ऑल्टरनेटिव की बात करें तो सिर्फ कॉस्ट आएगी उसके अंदर, और अगर रेवेन्यू ऑल्टरनेटिव की बात करें तो कॉस्ट और रिसिप्ट्स दोनों आएंगे एनुअली। Often this is annual operating cost or maintenance and operation cost. So the estimate is already an equivalent A value. तो इसको हम as it is annual worth analysis में लिख देते हैं without multiplying with any factor. The annual worth value for an alternative is comprised of two components: capital recovery for the initial investment P at the stated interest rate, usually the MAR, and the equivalent annual amount. The symbol capital recovery CR is used for the capital recovery component. ठीक है, अब इसके अंदर एक और चीज आ रही है कैपिटल रिकवरी। एनुअल वर्थ जो है वो बेसिकली दो चीजों पे मुश्तमिल है, एक CR कैपिटल रिकवरी और एक A। ठीक है, अब जो कैपिटल रिकवरी है ये कैसे कैलकुलेट करें? वी नो व्हाट A is. A is the equivalent annual amount. ठीक है, जिसके अंदर हमारी एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगी या मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन कॉस्ट MNO आएगी। ठीक है, ये दो चीजें जो हैं ये तो A हैं जो कि गिवन है और इनको एज इट इज लिखना है। कैपिटल रिकवरी फैक्टर के अंदर प्रेजेंट वर्थ आती है और दूसरी क्या चीज है? सैलवेज वैल्यू। इन दोनों के एडिशन से हमारे कैपिटल रिकवरी फैक्टर बनता है। ठीक है, ये इक्वेशन देख लो, AW is equal to CR plus A, both CR and A represents cost. The total amount A is determined from the uniform recurring cost and possibly receipts and non-recurring amounts. अच्छा, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग शायद मैं पहले बता चुका हूँ। रिकरिंग वो होती हैं जो बार बार रिपीट हो रही होती हैं विद सम पीरियड, अगर हर साल है तो हर साल रिपीट हो रही है, ये रिकरिंग है। एंड नॉन रिकरिंग अमाउंट या कॉस्ट वो होती हैं जो सिर्फ एक दफा आएंगी, जैसे कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट। द P over A and P over F factor may be necessary to obtain a present worth amount. Then the A over P factor converts this amount to the A value. If the alternative is a revenue project, there will be positive cash flow estimate present in the calculation of the A value. अगर हमारा alternative जो है वो revenue project है तो positive cash flow estimate होगा। The recovery of an amount of capital P committed to an asset plus the time value of the capital at a particular interest rate is a fundamental principle of economic analysis. ठीक है, जो भी हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है प्लस जो सैल्वेज वैल्यू है वो हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल है इकोनॉमिक एनालिसिस का, इसको हम कहेंगे कैपिटल रिकवरी। कैपिटल रिकवरी CR is the equivalent annual amount that the asset, process or system must earn new revenue each year to just recover the initial investment plus a stated rate of return over its expected life. Any expected salvage value is considered in the computation of capital recovery. अब capital recovery वो इक्विवेलेंट एनुअल अमाउंट है जो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? ये आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को और सैल्वेज वैल्यू को। ठीक है, ये वो अमाउंट है जो आपको हर साल अर्न करनी है इन एडिशन टू द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, ताकि जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसको हम
फर्स्ट इन्वेस्टमेंट को हम रिकवर कर सकें अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ रिटर्न। समझ में आई ये बात? ठीक है, एनुअल वर्थ को हमने दो हिस्सों में तोड़ा, एक को हम कैपिटल रिकवरी कह रहे हैं और एक को हम एनुअल वर्थ वैल्यू कह रहे हैं। ठीक, एनुअल वर्थ वैल्यू वो चीज है जो कि हर साल की कॉस्ट है, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन कॉस्ट है या एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वो हर साल की है। ठीक है, जब आप काम कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट, उस पर कुछ कॉस्ट आ रही है उस प्रोसीजर के ऊपर, उस प्रोसेस पे, उसको हम ए कह के हमने एक तरफ कर दिया। अब कैपिटल रिकवरी वो इन्वेस्टमेंट की रिकवरी है जो हमने इनिशियली इन्वेस्ट की है, और ऑब्वियसली जब हम अपनी यूजफुल लाइफ के एंड पे आएंगे तो हम उसको माइनस कर देंगे, सैल्वेज वैल्यू को माइनस कर देंगे उसमें से। तो ये चीज कहलाएगी कैपिटल रिकवरी, जो कि नाम से ही पता चल रहा है कि इससे हमारा जो कैपिटल है वो रिकवर हो रहा है। ठीक, तो इट्स नॉट डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। ये इसका फार्मूला है, सीआर कैपिटल रिकवरी माइनस पी ए ओवर पी फैक्टर प्लस एस ए ओवर एफ फैक्टर। एस जो है सैल्वेज वैल्यू है तो वो ऑब्वियसली फ्यूचर में गिवन है, और पी जो है वो प्रेजेंट वर्थ है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, तो वो प्रेजेंट में गिवन है। ठीक है, तो इन दोनों को हम कन्वर्ट करेंगे, एस के साथ हम प्लस रखेंगे और पी के साथ हम माइनस रखेंगे क्योंकि ये कॉस्ट है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल 6.2 पे आते हैं, पेज नंबर 154। पेज नंबर 154, एग्जाम्पल 6.2। स्क्रीन स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही फॉर सम रीजन, एनीवे ठीक है, तुम अपने पास बुक खोल लो, बुक से शेयर हो जाना चाहिए।
Okay, let's do the attendance. मेक श्योर के VLE के ऊपर तुम लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो, क्योंकि जो अभी भी जो अटेंडेंस गई है वो VLE के थ्रू ही गई है। फॉर द सर आप ये मिड बता सकते हैं अटेंडेंस क्या कितनी है सर की? ओके, तो हम क्या कर रहे थे, ये एग्जाम्पल देख ली तुम लोगों ने 6.2। Lockheed Martin is increasing its booster thrust power in order to win more satellite launch contracts from European companies interested in opening up a new global communication market. A piece of Earth-based tracking equipment is expected to require an investment of 13 million, with 8 million committed now and the remaining 5 million expended at the end of year 1. ठीक है, ये जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है दो हिस्सों में है। 8 मिलियन जो है वो फौरन दिए जा रहे हैं और रिमेनिंग 5 मिलियन जो है वो 1 साल के बाद। तो इन दोनों को हमें प्रेजेंट में लेकर आना पड़ेगा। जो 1 साल के बाद भी दिए जा रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू हो गई ना 1 साल के बाद देने वाली, तो ये प्रेजेंट में आएंगे, तो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू बनेगी। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर द सिस्टम आर एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट द फर्स्ट ईयर एंड कंटिन्यू एट 0.9 मिलियन पर ईयर। ठीक है, पहले साल से एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टार्ट होगी 0.9 मिलियन पर ईयर। द यूजफुल लाइफ ऑफ द ट्रैकर इज 8 years with a salvage value of 0.5 million. सैलवेज वैल्यू भी गिवन है, ट्रैकर की लाइफ भी गिवन है 8 years. कैलकुलेट द कैपिटल रिकवरी एंड एनुअल वर्थ वैल्यू ऑफ द सिस्टम। तो कैपिटल रिकवरी हम कैसे निकालेंगे, प्रेजेंट वर्थ, ठीक है, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसकी एनुअल वर्थ उसको कन्वर्ट करेंगे एंड देन व्हाट वी हैव सैलवेज वैल्यू। सैलवेज वैल्यू को हम एनुअल वर्थ में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों मिला के हमारी बन जाएगी कैपिटल रिकवरी। सर ये पी कैसे कैलकुलेट किया? से अगेन, सही, जो हमने पी प्रेजेंट वर्थ किया कैसे कैलकुलेट हुआ था? नहीं बेटा मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहा हूँ। सर जो ऊपर हमने पी की वैल्यू निकाली है वो समझ में नहीं है, कैसे निकाली हमने? अभी मैं बता रहा हूँ ना। डिटरमाइन पी इन ईयर 0 फॉर 2 इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स। जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो दो हिस्सों में है। ठीक है, एक तो 8 मिलियन तो है ही प्रेजेंट में, और 5 मिलियन जो कि 1 साल के बाद देनी है उसको हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट फर्स्ट प्रेजेंट में लाने के लिए कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 8 + 5 पी ओवर एफ फैक्टर से, जो कि 12% मार गिवन है और इसमें नंबर ऑफ ईयर देखो 1 है। ठीक है, तो ये अब पी की वैल्यू आएगी 12.46। तो बेसिकली ये 13 मिलियन नहीं हुए, ये 12.46 हुए। 13 मिलियन किस तरह से थे कि 8 मिलियन पहले साल और 1 साल के बाद 5 मिलियन। तो वो जो 1 साल के बाद 5 मिलियन मिलने थे उसकी प्रेजेंट वर्थ जो बनेगी वो 4.46 मिलियन बनेगी बजाय 5 के। अगर वो 1 साल पहले मिलते तो वो इतने होते। ठीक है, अब हम कैपिटल रिकवरी की तरफ आते हैं। कैपिटल रिकवरी में हमारे पास क्या है, -12.46 जो कि प्रेजेंट में है, इसको ए ओवर पी से एनुअल में लेके आएंगे 8 साल के लिए। फिर क्या है, सैलवेज वैल्यू 0.5 है, ये फ्यूचर वैल्यू है, इसको ए ओवर एफ से हम एनुअल में लेके आएंगे अगेन 8 साल के लिए। तो अब हमारी जो आंसर आएगा वो आएगा -2.47। ठीक है, यानी कि कैपिटल रिकवरी जो है वो अगर ये 0 पे आ जाता तो कैपिटल हमारा रिकवर हो रहा होता। ठीक है, ब्रेक इवन पे आ जाते हम, मगर ये -2.47 को हमें कवर करना पड़ेगा।
The correct interpretation of this result is very important to Lockheed Martin. It means that each and every year for 8 years, the equivalent total net revenue from the tracker must be at least 247000 just to recover the initial present worth investment plus the required return of 12% per year. ठीक है, रेवेन्यू कितना होना चाहिए, यही अमाउंट प्लस में, अगर ये प्लस में होगी तो हम इस मार्क को मीट कर रहे हैं. फॉर द कैपिटल ओनली. दिस डज नॉट इंक्लूड एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ 0.9 मिलियन ईच ईयर. इसमें एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट शामिल नहीं है. Annual worth. To determine annual worth, the cash flow in figure 6(2)(a) must be converted to an equivalent annual worth series over 8 years. ठीक है, कैपिटल रिकवरी हम निकाल चुके हैं -2.47 मिलियन, जो कि ऑलरेडी एनुअल कॉस्ट, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट है, और दूसरी क्या है 0.9 मिलियन जो कि एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट है. तो इन दोनों को हम सम अप कर लेंगे तो हमारी एनुअल वर्थ, टोटल एनुअल वर्थ निकल आएगी -2.47 माइनस 0.9 इज इक्वल टू -3.37 मिलियंस पर ईयर. ठीक है, ये इसकी एनुअल वर्थ है. This is the annual worth for all future life cycles of 8 years, provided the cost rise at the same rate as inflation, and the same costs and services are expected to apply for each succeeding life cycle. ये इसकी कैश फ्लो डायग्राम देख लो. T इज इक्वल टू 0 पे 8 मिलियन, T इज इक्वल टू 1 पे 5 मिलियन. ठीक है, दोनों मिला के ये क्या हुई, इनिशियल इन्वेस्टमेंट. फिर इट कंटिन्यूज 0.9 मिलियन जो कि हमारी एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट है, AOC, ये 0.9 मिलियन है, ये कंटिन्यू रहेगी. फिर एट द एंड ऑफ द लाइफ साइकिल 8 ईयर के एंड के ऊपर हमें सैल्वेज वैल्यू मिलेगी जो कि 0.5 मिलियन है. तो इन सब को जब हम एनुअल वर्थ में वैल्यू में चेंज करेंगे तो हमारे पास AW आ जाएगी जो कि -3.37 मिलियन पर ईयर है. दैट इज AW. इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव्स बाय एनुअल वर्थ एनालिसिस. ठीक है, ये एक और कर लेते हैं. एग्जांपल 6.3 में करा दूंगा, 6.4 तुम्हारा होमवर्क है. ठीक है, वो खुद देख लेना. लाइकवाइज सिमिलर है. तो यहां तक हमारा काम आज फिनिश हो जाता है. The annual worth method is typically the easiest to apply of the evaluation technique when the MAR is specified. The annual worth is calculated over the respective life of each alternative, and the selection guidelines are the same as those used for present worth method. For mutually exclusive alternatives, whether cost or revenue based, the guidelines are as follows. अगर mutually exclusive alternatives की बात करें तो चाहे वो कॉस्ट बेस्ड हो या रेवेन्यू बेस्ड हो, हाँ, रूल फार्मूला क्या है, फॉर वन ऑल्टरनेटिव इफ AW is greater than or equal to 0, the requested MAR is met or exceeded and the alternative is economically justified. अगर एक ऑल्टरनेटिव है और उसकी एनुअल वर्थ जो है, एनुअल वर्थ एनालिसिस 0 से ऊपर है, 0 के बराबर है या 0 से ज्यादा है, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव है, तो द रिक्वेस्टेड मार इज मेट और एक्सीडेड. ठीक है, अगर 2 और मोर ऑल्टरनेटिव्स की बात करें, फॉर 2 और मोर ऑल्टरनेटिव्स सिलेक्ट द ऑल्टरनेटिव विद द एनुअल वर्थ दैट इज न्यूमेरिकली लार्जेस्ट. सेम वही फार्मूला जो कि प्रेजेंट वर्थ और फ्यूचर वर्थ के लिए एग्जिस्ट करता है. दैट इज लेस नेगेटिव और मोर पॉजिटिव. न्यूमेरिकली लार्जेस्ट होने का मतलब ये है कि लेस नेगेटिव हो या मोर पॉजिटिव हो.
This indicates a lower annual worth of cost for cost alternative or a larger annual worth of net cash flows for revenue alternatives. ठीक है, तो जो जिस ऑल्टरनेटिव की एनुअल वर्थ लोअर होगी कॉस्ट ऑल्टरनेटिव की, या लार्जर एनुअल वर्थ होगी नेट कैश फ्लो के लिए फॉर रेवेन्यू ऑल्टरनेटिव, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे. Please go through example 6.3. हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है आपकी आवाज. हाँ, गुड. तो एग्जाम्पल 6.3 प्लीज गो थ्रू इट. बहुत बड़ी है तो मैं लाइन बाय लाइन मैन गो थ्रू नहीं हो सकता इससे. ठीक है, तो तुम सब पढ़ लो तो फिर हम इसका सॉल्यूशन देख लें एंड दैट विल बी द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर. Example 6.3, page number 155. ठीक है, बेसिकली इसके अंदर क्या है, पांच डिफरेंट सिस्टम है. ठीक है, डिफरेंट नहीं है, सेम सिस्टम्स हैं. हर एक की कॉस्ट 46,600 है और 5 साल का यूजफुल लाइफ है. सैलवेज वैल्यू दी हुई है 300. टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है फॉर ऑल सिस्टम इज 1000 फॉर द फर्स्ट ईयर, इंक्रीजिंग बाय 100 पर ईयर देयर आफ्टर. मार क्या है, 10% है. परफॉर्म एन एनुअल वर्थ एनालिसिस फॉर द ओनर दैट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ठीक है, ये एनुअल वर्थ एवेल्यूएशन करेंगे हम ताकि जो क्वेश्चंस है उनको हम जस्टिफाई कर सकें या आंसर कर सकें. ठीक है, नंबर 1 क्या है, हाउ मच न्यू एनुअल नेट इनकम इज नेसेसरी टू रिकवर द इन्वेस्टमेंट एट द मार ऑफ 10%. ठीक है, इसके लिए हम कैपिटल रिकवरी इसके मालूम करेंगे. कैपिटल रिकवरी अमाउंट 5 सिस्टम है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 46,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, एनुअल में चेंज करेंगे. 300 सैलवेज वैल्यू है, इसको भी एनुअल में चेंज करेंगे. मार गिवन है 10% और नंबर ऑफ ईयर्स गिवन है 5. ठीक है, तो ये कैपिटल रिकवरी हमारे पास आ गई -5822 5822. ये कैपिटल रिकवरी. The 5 statement must generate an equivalent annual revenue of 5822 to recover the initial investment plus 10% per year return. ठीक है, अच्छा अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहे थे ये, Jerry estimates increased net income of 6,000 per year for all 5 system. जो नेट इनकम है वो 6,000 पर ईयर है. ठीक है, और जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है तमाम सिस्टम की वो 1000 फॉर द फर्स्ट ईयर है. सेकेंड ईयर में इसमें ग्रेडियंट इन्वॉल्व हो जाएगा 100 का, अर्थमेटिक ग्रेडियंट है 100 का. तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे कि
इसको कैलकुलेट करेंगे। जहन में ये रखना कि 6000 जो है वो एस्टिमेट है एनुअल इनकम और 1000 ऑपरेटिंग कॉस्ट है। तो 6000 और 1000 दोनों एनुअल अमाउंट्स हैं। तो अगर हम नेट निकालें तो प्लस 6000 और माइनस 1000, तो हमारे पास क्या अमाउंट आ जाएगी 5000 एनुअली। ठीक है। फिगर 63 प्रेजेंट्स द कैश फ्लो ओवर 5 years। अब ये हम फिगर भी देख लें एक नजर। The annual operating cost series combined with the estimated 6000 annual income forms an arithmetic gradient series with a base amount of 5000। ठीक है। अर्थमेटिक ग्रेडियंट इन्होंने पहले बता दिया है कि 100 के हिसाब से ये इंक्रीज हो गए $100। तो अर्थमेटिक ग्रेडियंट जो है वो -100 है। The project is financially viable if annual worth is greater than or equal to 0 at I is equal to 10% per year। ठीक है। अब ये इसकी कैश फ्लो डायग्राम देख लो। 4600 पर सिस्टम इन्वेस्टमेंट थी, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल इन्वेस्टमेंट क्या हो गई 23,000। ठीक है। 4 5 जा 20 और 600 उसके अलावा है तो 6 5 जा 3300। तो ये 23,000 बन गए ओवरऑल। 1000 ऑपरेटिंग कॉस्ट है जो कि हर साल 100 के हिसाब से बढ़ेगी। पहले साल इसकी बेस वैल्यू है 1000। 6000 रेवेन्यू एस्टिमेट है तो 6000 और माइनस 1000, तो नेट वैल्यू इसकी क्या बनेगी 5000। ये इसकी हमारी बेस वैल्यू बन जाएगी 5000 और उसमें -100 का ग्रेडियंट होगा। अच्छा अब ये देखो AW इज इक्वल टू CR प्लस A -5822, ये हमने कैपिटल रिकवरी कैलकुलेट की है। ठीक है। A की वैल्यू बेस वैल्यू है 5000 और ग्रेडियंट की क्या वैल्यू होगी -100 A over G फैक्टर। सो द आंसर इज annual worth -1003। The system is not financially justified at the net income level of 6000। अब कोई मुझे ये बताएगा कि जो एस्टिमेट इन्होंने रखा था 6000 एनुअल इनकम का वो तो काम नहीं कर रहा, तो क्या होना चाहिए जो काम करे। कम से कम 7, वेरी गुड बेटा, वेल डन। कम से कम 7003 होना चाहिए तो हमारा जो मार है वो मीट होगा। This system is not financially justified at the net income level of 6000 per year। अच्छा लेट पार्ट सी हम पढ़ लेते हैं कि पार्ट सी में क्या पूछ रहे हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन द आंसर इन पार्ट बी डिटरमाइन हाउ मच new net income Heavenly Pizza must have to economically justify the project। Operating cost remains as estimated। ठीक है। अब यही चीज जो अभी बताई है इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, let the required income equal R and set the annual worth relation equal to 0। अगर हम annual worth को 0 में 0 रख दें to find the minimum income to justify the system। अच्छा -5822 तो कैपिटल रिकवरी है, ये एज इट इज है। ठीक है। और ये 100 A over G 10% ये ग्रेडियंट फैक्टर है। ठीक है। ये भी एज इट इज है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था 6000 माइनस, पिछले पार्ट में हमने क्या किया था 6000 माइनस 1000 किया था। तो अब बेसिकली 6000 तो नहीं है, हमें मालूम करनी है वैल्यू, रिक्वायर्ड वैल्यू इनकम की। तो उसको हम R कर देंगे। R माइनस 1000 क्या चीज है एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो R माइनस 1000 रख दिया इस जगह पे हमने एंड देन वी कैलकुलेट फॉर R द इक्वेशन। 0 क्यों रखी है एनुअल वर्थ, ताकि हमारा जो मार है वो मीट करे 0 के ऊपर।
0 से ऊपर तो ऑब्वियसली एक्सीड कर ही जाएगा, बट दैट्स द मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो आर की वैल्यू क्या आई, 7003 पर डे, पर ईयर, सॉरी, $7003 पर ईयर। ठीक है, कोई क्वेश्चन है बेटा इसमें, कोई चीज पूछनी है? टाइम इज नियरली अप, तो अब हम एग्जाम्पल 6.4 नहीं कर सकते, बट प्लीज गो थ्रू इट 6.4। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पढ़ के ही समझ में आ जाएगी। सो डू इट योरसेल्फ। लास्ट फ्यू वर्ड्स। नंबर 1, फ्राइडे को तुम लोगों की क्लास रखनी है, अब मुझे बता दो कि सुबह में रखनी है या 5 बजे के बाद रखनी है, वॉट एवर इज कन्वीनियंट टू यू। फ्राइडे को ऑलरेडी 3-4 एक्स्ट्रा क्लासेस हैं सर सुबह 8 बजे फ्राइडे से। को 5-6 क्लासेस पहले से हैं सर। 5 बजे के बाद रख लो। सर 5-6 क्लासेस हैं, फिर सैटरडे को भी एक्स्ट्रा क्लास है सर, फिर मिड का हम कब पढ़ेंगे? ये बता दें। देखो भाई, एक एक्स्ट्रा क्लास तो मुझे देनी पड़ेगी तुम्हें। सर अभी ले लें। सर मिड के बाद ले लें। सर 6 बजे हमारी लैब खत्म होती है फ्राइडे को। हैं? 6 बजे तक हमारी लैब खत्म होती है फ्राइडे को। फ्राइडे को? जी सर। जी सर। लैब है क्या? सर लैब होती है हमारी सर। 2:30 से। जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। सर मैं कह रहा हूँ हमारी लैब होती है, नमाज के बाद हम 6 तक फारिग होते हैं। तो डज नॉट मैटर, हम 7 बजे रख लेते हैं, 1 घंटा रिलैक्स करो, 7 बजे रख लो। रखना सर। 7 सिखा सर। सर इतनी तो मोबाइल में चार्जिंग नहीं होगी सर, सुबह 8 बजे शुरू करेंगे तो सर शाम को 6 जी बजे सर। तक। सर 7 बजे तक सर नहीं होता हैं? 7 बजे, 7:30 बजे और जैसे सर मॉक फवाद का क्लास। क्विज भी है। सर 7 बजे नहीं होगा सर, फिर 7-8 बजे सर फवाद का क्विज है। है सर 7 बजे से लेकर 8 बजे तक सर फवाद का क्विज है सर। फवाद साहब का क्या है? हाँ सर फवाद का क्विज भी है ना। हाँ सही सही। दोबारा बोलो। सर फवाद का क्विज है। सर फवाद का क्या है, कब है उनकी? सर क्विज है सर, क्विज। सर फवाद ने क्विज रखा है। देखो बेटा, सब बोलोगे तो मेरे पास आवाज नहीं आएगी, एक एक बंदा बोले। क्विज है, मैं क्विज। सबको म्यूट कर रहा हूँ, ओनली कोई भी एक आदमी बात करे ताकि मुझे आवाज आए। बात करो सैदाल। सर फवाद का क्विज है सर। 7 से 8 बजे के दरमियान सर फवाद का क्विज है। 7 से 8 बजे फवाद साहब की क्लास है? सर क्विज है क्लास। अच्छा, तो मैं उससे पहले रख लेता हूँ, 6:30 से। सर 6:30 से आधा घंटा सर। हैं? 6:30 से 8 6:30 बजे मैं 6:30 से 8 बजे मैं रख लेता हूँ। सर 8 से 9 उनका क्विज कर देता हूँ, पूछ लेता हूँ मैं उनसे, या उनके क्विज के बाद रख लेते हैं, 8 बजे से रख लेते हैं। सर ये जैसा आपको सही लगे सर। क्योंकि बेटा अगर तुम लोग नहीं लोगे एक्स्ट्रा क्लास तो मिड टर्म में फंस सकते हो, ये मैं बता दूं तुम्हें। का कोर्स शॉर्ट कर दें, हैं? मिड का कोर्स कम कर दें सर। नहीं, कोर्स नहीं कम हो सकता, एक्स्ट्रा क्लास तो रखनी पड़ेगी। सर फिर ऐसा करे सर 10-11 बजे रख दे सर। कब? 10 या 11 बजे सर रात को। हाँ, मुझे कोई इतराज नहीं, 10 बजे रख लो, सुबह 10 बजे रख लो। मेरी क्लास में वैसे भी तुम लोग रिलैक्स ही सुबह बैठे नहीं हुए हो सर, तो। रात। ठीक है, मुझे बता दो, सुबह रख लूं, 10 बजे रख लूं सुबह?
भाई 8 से 9 मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। यार फिर सर रात को 10 बजे रख दे सर, रात को, है रात की 10 बजे सर। रात को 8 बजे? जी सर, रात को 8 बजे या 10 बजे रख दे, अगर रात को आप कंफर्टेबल है सर। ठीक है, रात को 8 बजे रख लो या सुबह 10 बजे रख लो, जैसे तुम लोग कहो, जो तुम्हें, जिसमें तुम्हें सहूलत हो। सर रात की टाइमिंग रख लें, सही रहेगा। सर बस रात ठीक को है। सही है सर, 8 बजे सही है सर रात को। हाँ, क्योंकि देखो आज हमारी क्लास हो गई, अब कल नहीं है, कल मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, काम है, तो मैं कल नहीं रख सकता। परसों हमारी ऑलरेडी क्लास है और फिर फ्राइडे ही बचता है हमारे पास। ठीक है, तो लास्ट मैं नहीं चाह रहा कि सैटरडे पे जाएं, क्योंकि सैटरडे को तुम लोगों को तैयारी करनी होगी, मंडे से तुम्हारा मिड टर्म है, तो सैटरडे के बजाय हम अगर फ्राइडे को ही निपटा दें तो ज्यादा बेहतर है। मैं फवाद साहब से पूछ लेता हूँ अभी फोन करके, अगर वो कहते हैं कि वो 7 बजे कर रहे हैं तो मैं 8 बजे कर देता हूँ, अगर वो कहते हैं कि वो 8 बजे कर रहे हैं तो मैं 6:30 से 8 कर दूंगा। ठीक है, फाइन, आर वी ऑल इन एग्रीमेंट? यस सर। ठीक है, या तो हमारी क्लास 6:30 से 8 बजे तक होगी या 8 से 9:30 तक हो जाएगी, जितना देख लेते हैं, हो सकता है 1 घंटे की लेनी पड़े। ओके सर। ओके, तो मैं अभी फवाद साहब से पूछ लेता हूँ और फिर मैं तुम लोगों को स्केड्यूल करके भेज दूंगा। डन? ओके सर। ठीक है, तो बहरहाल